गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हैं आप सब? आशा है आपकी तैयारी चल रही होगी बढ़िया। पेपर आने वाले हैं आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। आज की ये मेरी क्लास है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स एंड सेकेंड थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हाउ टू प्रेजेंट द पेपर जब हम देने जाते हैं, आप 12th क्लास में हो, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए कि आपके मार्क्स कहीं भी कटे नहीं, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कहीं भी मार्क्स के कटने की। सबसे पहले मैं यही लेती हूँ कि हम पेपर को कैसे प्रेजेंट करें। आपके क्वेश्चन पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आने हैं। पहला जिसमें 1 अंक वाले प्रश्न, दूसरा जिसमें 3 अंक वाले प्रश्न और तीसरा जिसमें 5 अंक वाले प्रश्न होते हैं। लास्ट में मैप है 5-5 नंबर के जो आपको ज़रूर करने हैं। अब 1 अंक वाले प्रश्न हैं, मैं भी जैसे टीचर ही रही हूँ तो मैंने देखा है बच्चे 1 अंक वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। 3 अंक वाला या कोई 5 अंक वाला प्रश्न किया, उसके नीचे 1 अंक वाला कहीं भी डाल दिया, या शुरू में 2-3 प्रश्न कर दिए 1-1 अंक वाले, फिर 5 अंक वाला कोई प्रश्न कर दिया जो 20-21 नंबर पे है, फिर उसके बाद याद आया 3 अंक वाला तो 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन वहाँ कर दिया, फिर बीच में कहीं पे जाके उन्होंने 1 नंबर का क्वेश्चन और कर दिया। अब वो 1 नंबर का क्वेश्चन मान लो कोई डिफाइन करना है या कोई नेम देना है, वो आपने कहीं भी एक छोटा सा लिख दिया और किसी की निगाह नहीं गई तो नंबर आप ही के डिडक्ट होंगे। एंड दैट इज़ नॉट द करेक्ट मेथड टू प्रेजेंट योर क्वेश्चन पेपर। आपका आंसर लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो चेक करे, चाहे वो आपका टीचर चेक कर रहा है या बोर्ड में कोई भी चेक कर रहा है, उसका सिर नहीं घुमाना होता है कि वो देखता ही रह जाए कि मैं इसको नंबर कहाँ से ढूंढ के दूँ। सबसे बेस्ट वे है, आपका 1 वर्ड के क्वेश्चन आते हैं फॉर्मेट के हिसाब से, 5 क्वेश्चन है या 7 क्वेश्चन है, एक ही पेज पे आ जाते, उनको एक ही पेज पे करो। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि कहीं करना है उसको, है ना। 7 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है, आपकी एक ही शीट पे आ जाएंगे। आप वो सारे आंसर वहीं एक ही शीट पे लिखिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को एंड में लिखने की, किसी को पहले लिखने की, किसी को बाद में लिखने की, किसी को किसी के, जैसे बच्चों को शुरू में आता नहीं है आंसर, इधर उधर से पूछा या ध्यान आ गया खुद और फिर वो 8वां क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन कर रहे थे, उसके बीच में उन्होंने तीसरे क्वेश्चन का आंसर डाल दिया। दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू प्रेजेंट योर क्वेश्चन पेपर। सबसे बढ़िया तरीका है, आपके 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन या जितना भी न्यू सिलेबस के न्यू फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हैं, उनके आंसर्स यू हैव टू राइट डाउन ओनली आंसर्स। और मैंने तो ऐसे आलसी बच्चे भी देखे हैं, ऐसे भी पेपर चेक करते हैं हम, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे MCQ में, तो उसमें बच्चे क्या करते थे, आंसर भी सही नहीं लिखना। दे विल राइट क्वेश्चन नंबर 1 A, क्वेश्चन नंबर 2 D, क्वेश्चन नंबर 3 B। ये क्या तरीका है पेपर देने का? अब वो ABCD थोड़ी याद रहता है किसी को। तो आपको आंसर लिखना है, A के आगे क्या लिखा है वो आंसर है आपका। C के आगे जो आंसर दिया है दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ABCD किसी के आंसर नहीं होते। क्लियर? तो सबसे बढ़िया पेपर देने का तरीका है, पहले आपको हाफ एन आवर बिफोर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही कीजिए, MCQ वाले ही शुरू में कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है हम नहीं कर पाएंगे तो लास्ट में कर लो, बट यू विल डू देम टुगेदर। एक यहाँ एक वहाँ नहीं करना है। आप लास्ट में करो, आप बीच में करो, आप शुरू में करो, सारे क्वेश्चन एक साथ ही होने चाहिए। नहीं आते आंसर, ब्लैंक छोड़ दो उनको, नो प्रॉब्लम। ब्लैंक छोड़ने पे नंबर तो नहीं कटने वाले हैं।
क्लियर। इसके बाद आइए 3 अंक वाले प्रश्न पे और 5 अंक वाले प्रश्न पे। वट एवर यू विल डू करेक्टली, गलत नहीं करना है, कहानियां नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट आंसर लिखते हो दैट इज बेस्ट, नहीं आता पैराग्राफ में लिखते हो दैट इज आल्सो करेक्ट। लेकिन अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं, 100 मार्क्स भी आते हैं बच्चों के, और उन्हीं स्कूल के बच्चों में से कई 50% भी लेते हैं, और उन्हीं में से कोई सिर्फ 33 भी लेते हैं, है ना। टीचर भी एक ही होती है पढ़ाने वाली। दैट इज़ अप टू यू कि तुम उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप 3 अंक वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप मैक्सिमम जितने 3 अंक वाले आते हैं वो एक साथ कर लो। अगर आपको लगता है कि 5 अंक वाले में ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ, आप 5 अंक वाले एक साथ कर लो। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर चलता है, लेकिन ये नहीं चलता कि 8वां क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, फिर उसके बाद 10वां क्वेश्चन। इतना ज़्यादा वेवी पेपर जो होता है वो चेकर का दिमाग घुमा देता है, एंड देन यू विल लूज योर मार्क्स। क्लियर हो रहा है बच्चे? तो कोशिश करो सब क्वेश्चंस के आंसर आप पॉइंट्स, ये सब अच्छे बच्चों के लिए आप ये सुनिए जो टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं, है ना। आप 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स लिखिए, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 पॉइंट्स लिखिए, यू विल गेट फुल मार्क्स। आप उनके पॉइंट्स लिखिए, पॉइंट्स के बाद उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। या जब मैं क्लासेस लेती थी, मैंने आपको एक अच्छा मेथड बताया था, फ्लो चार्ट बना के, है ना। फ्लो चार्ट बनाइए, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है उसको इस तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाइए, और फिर एक एक पॉइंट का आंसर लिख दीजिए, यानी उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। दैट इज़ द करेक्ट वे। इसमें आपकी क्लैरिटी तो होती ही होती है, जो चेक कर रहा है उसको भी क्लियर हो जाता है कि आपके माइंड में सारे फैक्ट्स जो हैं ऑल आर क्लियर। और आप आंसर जब भी लिखते हैं वो इंडिया की बुक का है, वेदर इट इज़ फ्रॉम वर्ड बुक, यू विल राइट डाउन एग्जाम्पल्स। आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे, कई बार उसमें लिखा ही होता है कि उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यू विल राइट द एग्जाम्पल्स आल्सो। इंडिया में तो एग्जाम्पल्स इतने मुश्किल है नहीं, अगर वर्ड में आपको लगता है आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप बुक अगर बार बार पढ़ेंगे तो वो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रह जाएंगे। तो इतना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अब वो बच्चे जिनको याद नहीं रहता, या जो ये कहते हैं कि हम पॉइंट्स ही भूल जाते हैं, यू विल राइट 3 पैराग्राफ्स। पॉइंट नहीं याद है कोई बात नहीं, आप 3 पॉइंट्स या 3 पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपने आंसर दे दो। चेकर अपने आप ढूंढेगा, पॉइंट जो ठीक लगेगा वो आपको उसमें मार्क्स दे देगा। बट कंटेंट के बाहर मत जाओ, जो उसने पूछा है उसी का आंसर आपको देना है। उसमें कोई भी क्वेश्चन जो आपको आता है, अगर आप वो लिख के आते हो, यू विल नॉट गेट मार्क्स, ये ध्यान रखो। और 12th में भी बच्चे अगर ऐसी बातें करते हैं तो इससे समझ आ जाता है कि कुछ नहीं आता है। ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करो। जो आपका जो एक माइंड में सेटअप बनता है ना चेक करने वाले का, उसको बिगाड़ दे। क्लियर हो गया? मैप वाले क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, ज़रूर करने हैं। उसका रीज़न ये है, 10 नंबर नहीं तो गए। तुमने नहीं किए मतलब 70 में से तुम सिर्फ 60 नंबर का करके आए, 10 नंबर चले गए। और राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। मैं नहीं कह रही मोती पिरो, ऐसे पेपर भी आते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कैलियोग्राफी होती है ना, बिल्कुल इतने अच्छे सुंदर तरीके से लिखा है। कुछ नहीं, साफ पेपर होना चाहिए। साफ नहीं, सफाई से लिखा होना चाहिए, है ना, जो पढ़ने वाले को समझ आए। जो गलत वेग लिखते हैं ना, वो बच्चे होते हैं जो ये टीचर को इस उसमें डालना चाहते हैं कि इसको समझ नहीं आए लेकिन हमें मार्क्स मिल जाए। ऐसा नहीं करना है। अपने आंसर को क्लियर करो और फिर उसको
लिखो। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन है उसमें, या आपने वो पढ़ा नहीं है, बट यू विल अटेम्प्ट, कुछ तो लिखो उसके बारे में, लास्ट में कर दो उसको, कोई बात नहीं। शुरू में मत करो, शुरू में ही आपकी क्या वो आ जाएगी कि ये बच्चे को ये क्वेश्चंस के सेटअप फॉर्मेट कुछ नहीं पता है, बस ये तुक्के लगा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी स्किप मत करो। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आता है या नहीं आता है, उसको थोड़ा पढ़ो। उस क्वेश्चन में ही कई बार आपको बार बार पढ़ने से, शब्दों के हेर फेर से ही आंसर निकल आता है। तो आप 12th के बच्चे हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ 6th और 5th क्लास। 12th तक आपने 11 क्लास से पढ़ी हैं, और कुछ नहीं तो 33% मार्क्स तो लाए हो, तभी तो आगे आए हो। तो 33% में से कुछ तो लिखो, है ना, तभी मार्क्स मिलते हैं। एंड मैप वर्क में प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा है। आप बुक पे डिपेंड हो कि यहीं से देख के मैं कर लूँगा, तो आप नहीं कर पाओगे। आप बुक से मैप बनाओ, खुद बनाओगे, गलतियों को समझोगे, तभी आप उसको कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। हम कहते हैं हम तब कर लेंगे, तब कुछ नहीं होता है। अब होगा तो तब होगा, क्योंकि अब आप करोगे तो बेस बनेगा। फिर आपको वो प्री बोर्ड में, बोर्ड में, और भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो हेल्प करेगा। आलसी मत बनो, यही 4-5 महीने हैं, मेहनत करो, और मेहनत का फल जो मिलेगा तो खुशी आपको ही मिलेगी। टीचर तो खुश होते ही हैं, लेकिन मेन खुशी आपकी अपने अंदर परिवार को मिलती है, आपको मिलती है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, पहली वाली बुक लेते हैं वर्ड की, और उसके जो मेन क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताती हूँ। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए, इट मीन्स आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं करती हूँ, सिंपल सा, जो मैंने बताया था बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला चैप्टर है हमारा, पहले चैप्टर में तीनों वाद। तीनों वाद कौन से? नियतिवाद, संभावनावाद, नवनियतिवाद। तीनों के लिए 3-3 या 5-5 विशेषताएं करनी है। क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल के भी आ सकता है, क्वेश्चन किसी दूसरे फॉर्मेट में भी आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसमें क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपना आंसर जो है वो तैयार करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, सिंपल तो आप कर लोगे, नवनियतिवाद नियतिवाद में क्या अंतर है, क्लियर, तीनों की विशेषताएं लिखनी है। एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक रही है, और मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। कैसे? उदाहरण देकर समझाइए। इसमें वो 3 उदाहरण आते हैं, डीएनए वाला, वायुयान वाला और अग्नि वाला। आपकी बुक में मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से कराया हुआ है, इसको अपने ध्यान से करके इसको करिए। फिर एक क्वेश्चन है नवनियतिवाद वाला, जो उसमें वो ये दे सकता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, या इस विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आपको ये विशेषताएं बतानी होगी। एक क्वेश्चन इसमें और आता है, वो आता है मानव भूगोल के जो मेन उपक्षेत्र हैं उसमें उपनिवेशिक काल के प्रमुख लक्षण क्या रहे, उन लक्षणों को देखो। ये मैंने क्वेश्चन पाठ के समय भी आपको बताए थे। ये हो गए मेन क्वेश्चन इसके। सेकंड चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को ये कवर करता है। सेकंड क्वेश्चन इसी चैप्टर का, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, वास्तविक वृद्धि और प्राकृतिक वृद्धि दर में क्या अंतर है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया।
सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का अर्थ क्या है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रमुख 3 विशेषताओं को या 3 अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित, तो इसमें उदाहरण दिए हैं, आप वो उदाहरण देकर उन विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारा संगठन वाला चैप्टर नहीं है, मानव विकास भी नहीं है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं जो है प्राथमिक क्रियाएं। अभी मैंने ये सारे लेसन आपको कराए थे बहुत अच्छी तरह से। प्राथमिक क्रियाओं में सारी कृषि के प्रकार और उनकी विशेषताएं आपको करनी है। जब भी अंतर स्पष्ट करो आए, उन्हीं 5 विशेषताओं को आपने लिखना है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में प्रमुख 5 अंतर बताइए। रोपण कृषि और डेयरी कृषि में प्रमुख 5 अंतर बताइए, या दोनों की 5 विशेषताएं बताइए, या दोनों की 3 विशेषताएं बताइए, है ना। एक क्वेश्चन इसमें मेन था कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है, कम होता है, और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्यों? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। फिर एक लाइन में एक अंक वाला क्वेश्चन बनता है, स्थानांतरी कृषि को कर्तन और दहन कृषि क्यों कहा जाता था, या मैक्सिको में इसका दूसरा नाम क्या है, मलेशिया में ये किस नाम से जानी जाती है, इंडोनेशिया में ये किस नाम से जानी जाती है ना। एक देखो छोटा सा क्वेश्चन और बनता है स्टार्टिंग में, जहाँ लिखा है प्राकृतिक क्रियाएं, वहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक बॉक्स में लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं में कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को कौन से श्रमिक कहा जाता है? ये लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, रेड कॉलर लेबर। प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए श्रमिक रेड कॉलर लेबर कहलाते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि आखेट और उसमें जो है उसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं कि च्युइंगम को चूसने वाले भाग को क्या कहते हैं, और चिकल क्या है, और ये कौन से वृक्ष के दूध से बनता है? ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। क्या आप जानते हैं में जो लिखे होते हैं ना, आप उनको ध्यान से पढ़िए। जो बॉक्स दिए हैं उनको ध्यान से पढ़िए। बॉक्स में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो भी आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन फॉर्मेट में। इतने साल हो गए, सेम बुक चल रही है, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें बार बार पढ़नी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, इसलिए मैं कहती हूँ एनसीईआरटी की बुक को थॉरली पढ़ो। रीडिंग लगानी बहुत ज़रूरी है। जब टीचर पढ़ाती है तो आपका ध्यान क्लास में कई बार भटकता है। आप थॉरली जब पढ़ोगे तो इन चीज़ों को नोट करो और साथ साथ क्वेश्चन आंसर बनाते जाओ। ये मैंने हर लेसन में आपको बोला था कि आप इनकी तैयारी इसी तरह से करो। फिर खनन किसे कहते हैं? खनन की 2 विधियां और खनन के प्रभावित करने वाले कारक, ये इस लेसन में से ज़रूर आते हैं क्वेश्चन। इस तरह से आप इस बुक की तैयारी कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वाली बुक के ऊपर भी मैं ऐसे ही एक व्लॉग बना के आपको बताती हूँ। हो सकेगा तो मैं जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी भी PDF सेंड करना चाहूँगी, आप उसको देख सकते हो। आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए। जितना अच्छे से आप ढूंढेंगे और आपको समझ आएगा, उतना मेरे बताने से नहीं आएगा। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट मेथड टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। ओके, नाउ प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप स्माइलिंग। मेहनत करो, मेहनत से मत डरो, लेकिन टेंशन मत लो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।